नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और बीच में वीडियो नहीं आ पा रही थी, थोड़ा यूपीएससी का पेपर था, इसमें प्री हो गया है, मेंस के लिए भी तैयारी हो रही है, कुछ व्यस्तता भी इसमें है। और इसी में समय निकाल के आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लाया हूँ, रज़िया सुल्तान, मध्यकालीन भारत के इतिहास से रज़िया सुल्तान के बारे में। इससे पहले के वीडियो आप लोग, इससे पहले के टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, और ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शासिका है और भारत में पहली महिला मुस्लिम शासिका है। आइए पढ़ते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी, ये पूछा गया है पेपर में पूछा गया है कि रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ग्रुप डी में पूछा गया है कि रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रज़िया सुल्तान का कार्यकाल क्या है, 1236 से 1240, 4 वर्षों तक। रज़िया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। पुत्री किसकी थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। अच्छा, 1235 में इल्तुतमिश ने जब सिक्कों पर रज़िया सुल्तान का फोटो छपवाना शुरू किया, तब का जब वो बीमार था तो इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान को 1235 में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उनके 3 लड़के थे इल्तुतमिश के, तीनों क्या थे, निकम्मे थे। इसलिए इन्होंने रज़िया सुल्तान का मतलब कि फोटो या उनका चित्र सिक्कों पर छपवाना शुरू किया और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 1235 में। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन को शासक घोषित किया गया। उनके बड़े बेटे रुकनुद्दीन को शासक घोषित किया गया। अब जब रुकनुद्दीन थे, ये दिल्ली के अमीर इनको पसंद नहीं थे। रुकनुद्दीन जो इनका लड़का था, इल्तुतमिश का लड़का, तो ये दिल्ली के अमीरों ने रुकनुद्दीन को शासक घोषित कर दिया। लेकिन जो शुक्रवार को इनके इल्तुतमिश के आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र धारण करके उनके दरबार में जाता था, उनको न्याय मिलता था। तो ये तुर्कान ए चिहलगामी से ये निर्देशित होकर या आदेश लेकर रज़िया सुल्तान ने शुक्रवार जुम्मा के दिन नमाज के वक्त का पहुंच गई और दरबार में और लाल वस्त्र पहनकर पहुंची थी और बोली कि हमको न्याय चाहिए। अब हुआ क्या, दिल्ली के अमीर ये नहीं चाहते थे कि किसी स्त्री के शासन में हम लोग रहें। अब हुआ क्या कि दिल्ली के अमीरों ने तुरंत क्या कर दिया, इनको शासक घोषित कर दिया। लेकिन जो तुर्कान ए चिहलगामी, तुर्कान अर्थात इल्तुतमिश के औरत के नाम पर 40 तुर्की सरदारों का गठन था। 40 तुर्की सरदार थे और उस 40 तुर्की सरदारों को तुर्कान ए चिहलगामी कहा जाता था। अब ये दिल्ली के अमीरों ने तुरंत किसको, लाल वस्त्र पहने गई थी रज़िया सुल्तान, इसको सब शासक घोषित कर दे कि नहीं, आज के बाद हमारी शासिका रुकनुद्दीन न रह के रज़िया सुल्तान आज के बाद शासक रहेगी। अब रज़िया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया गया। तुर्कान ए चिहलगामी के 40 सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम लोग किसी लड़की, और मुस्लिम धर्म में होता ही ऐसा है, मुस्लिम धर्म में ये टोपी और कुआबा, ये सब कुलाबा पहनकर खुले मुंह दरबार में जाने लगी। तो ये लोग क्या, दिल्ली के अमीरों ने इनको घोषित किया था, सरकार शासक बनाया। तुर्कान ए चिहलगामी इसके पूर्ण विरोध में थे। टोपी और कोट पहनकर ये खुले मुंह दरबार में जाने लगी, पुरुषों जैसे। टोपी लगा के और बहुत बड़ा पोशाक कोट होता है, इसको तोप कहा जाता है तुर्कों में। ये पहनकर ये दरबार में जाने लगी रज़िया सुल्तान। अब इससे और ये एक दिल्ली का, छोटे से दिल्ली के प्रांत का जागीरदार था जमालुद्दीन याकूत क्या था, दिल्ली का एक छोटा सा जागीरदार था। जागीर प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू किया था, आप लोग पीछे पढ़े हैं। अब इल्तुतमिश ने जो जागीरदारी प्रथा, पैसे न देकर इनको जागीर गांव दिया जाता था। अब ये भी धीरे धीरे अपना मतलब महीने का वेतन के रूप में जागीर पाते एक तो बहुत बड़ी एरिया पे काबिज हो गया था जमालुद्दीन याकूत। और इसको रज़िया सुल्तान ने अश्वशाला का सरदार चुना। जहाँ भी जाते थे घोड़ों के साथ या अपने साथियों के साथ ये जरूर जाता था जो जमालुद्दीन याकूत था। और कहीं कहीं ये भी कहा गया कि जमालुद्दीन याकूत से रज़िया सुल्तान प्यार करती थी। या ये लोग कहीं एक लिखा गया कि जो तुर्कों थे, जो तुर्की 40 तुर्कान ए चिहलगामी था, ये 40 सरदारों का संगठन था, ये लोग कहते थे कि नहीं, ये तुर्कों ने जमालुद्दीन याकूत पर अत्यधिक मेहरबान होने का ये लोग आरोप लगाए कि जमालुद्दीन याकूत पर रज़िया सुल्तान बहुत अधिक मेहरबान हो रही है। अधिक मेहरबान होने का आरोप लगाया किन पर, जमालुद्दीन याकूत पर। और तब
तब रजिया सुल्तान ने तुर्कान ए चिलगामी को भंग करना चाहा, लेकिन पूर्ण रूप से भंग नहीं कर पाई। इसके बाद जमालुद्दीन याकूत को क्या कर दी, सेनापति नियुक्त कर दी। जमालुद्दीन याकूत को सेनापति नियुक्त कर दी और सेनापति नियुक्त की। इसके बाद पंजाब का शासक भटिंडा का अल्तुनिया, पंजाब का भटिंडा का शासक कौन था, अल्तुनिया। अल्तुनिया ने बगावत कर दी कि नहीं, हम किसी स्त्री के शासन में नहीं रहेंगे। ये क्या, पंजाब का शासक अल्तुनिया ने बगावत कर दी कि अब किसी स्त्री के शासन में नहीं रहेंगे। अच्छा, तुर्कान ए चिलगामी से और ये जमालुद्दीन याकूत जो सेनापति था, इन दोनों के कहने से या इनसे पूछकर रजिया सुल्तान ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। तुर्कों के और दिल्ली के अमीरों से और सेनापति जो अल्तुनिया था, जमालुद्दीन याकूत था, इन लोगों से मिल के रजिया सुल्तान ने पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पे आक्रमण किया किसके खिलाफ, अल्तुनिया, जो वहाँ का शासक बगावत किया था अल्तुनिया के खिलाफ। और उसी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध कर ही रहे थे भटिंडा में, तब तक ये जमालुद्दीन याकूत ने देख लिया उसको लड़ते हुए, रजिया सुल्तान को लड़ते हुए देखा और कहा कि नहीं, हम लोग अभी निकाह करेंगे। और ये लोग युद्ध के दौरान निकाह करने पहुंच गए। ये लोग याकूत से निकाह करने के लिए रजिया सुल्तान जब आगे गई तो काजी, मुस्लिम धर्म में जो शादी विवाह करवाते हैं उनको काजी कहा जाता है, तो ये काजी द्वारा बंदी बना ली गई। काजी कहा कह रहे हैं ये तो रजिया सुल्तान है, ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, दिल्ली की क्या है, दिल्ली के शासिका है रजिया सुल्तान। ये काजी, वहाँ का काजी इसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद अल्तुनिया के पास ले गया, क्योंकि ये लोग जहाँ युद्ध कर रहे थे वो युद्ध क्षेत्र भटिंडा का था। तब ये अल्तुनिया के पास ले गया और अल्तुनिया के पास जब गई रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान ने कहा कि ये हमको भगा लाया है। जमालुद्दीन याकूत, जो याकूत था, ये कहा कि ये हमारा सेनापति है, मुझसे ज़बरदस्ती विवाह कर रहा है। और ये कहीं कहा कि ये ऑफर दी अल्तुनिया को कि नहीं, हमसे आप निकाह कर लीजिए। निकाह करने के लिए ऑफर भी कहीं कहा जाता है कि अल्तुनिया को ऑफर दी रजिया सुल्तान कि हमसे आप विवाह कर लीजिए और ये सारा राज्य आपका और हमारा ही रहेगा। अच्छा, अल्तुनिया ने जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी। इसके बाद अल्तुनिया क्या किया, इससे रजिया सुल्तान से क्या कर लिया, निकाह कर लिया, रजिया सुल्तान से विवाह कर लिया। अल्तुनिया भटिंडा का शासक था, भटिंडा। अब जब निकाह किया, उस निकाह करने के बाद लाहौर और सरहिंद दोनों क्षेत्रों में, लाहौर और सरहिंद दोनों क्षेत्रों में विद्रोह उत्पन्न हो गया। और इस विद्रोह उत्पन्न होने से जो तुर्कान ए चिलगामी, 40 तुर्की सरदारों का गठन था तुर्कान ए चिलगामी, इन्होंने ये अफवाह ये कर दिया कि नहीं, वो कोई बहुत बड़ा खजाना जा रहा है कैथल के पास से। कैथल हरियाणा में पड़ता है, कैथल के पास से खजाने की सूचना दे दी। और डाकुओं ने क्या किए, डाकू ने इस गिरोह पर रजिया सुल्तान के और अल्तुनिया के दोनों के गिरोह पर आक्रमण करने के बाद रजिया सुल्तान की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद इनको पता चला कि अरे ये तो दिल्ली की यहाँ की सबसे बड़ी साम्राज्ञी है, यहाँ की शासिका है। इनकी डाकुओं ने 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा में इनकी हत्या कर दी। 1240 ईस्वी में डाकुओं ने अब ये चिलगामी का सदस्य यही चाहते थे कि किसी औरत के शासन में हम लोग न रहें। और हुआ क्या कि ये चिलगामी के सदस्य यही इनको निर्देश दिए थे कि बहुत बड़ा खजाना जा रहा है। और ये लोग क्या हुए, ये लोग तुरंत मुइजुद्दीन बहरम शाह रजिया सुल्तान के भाई को ये सब शासक नियुक्त कर दिए, दिल्ली का शासक नियुक्त किए। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि तबकात ए नासरी, प्रश्न पूछा गया है पेपर में, तबकात ए नासरी पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो तबकात ए नासरी पुस्तक मुइजुद्दीन बहरम शाह के शासनकाल में लिखी गई थी। मार्को पोलो उसी समय ये देखिए, उस पुस्तक का क्या नाम था, मिनहाज उस सिराज ने लिखा था तबकात ए नासरी पुस्तक। और इसके मुइजुद्दीन बहरम शाह ने नायाब ए मामलिकात, मतलब मालिकाना हक, सबको ये जागीरदार न देके उनका कितना रुपया पैसा वेतन कितना आ रहा है, ये मतलब नगद वेतन देने का फिर ये कर दिया। नायाब ए मामलिकात की स्थापना मुइजुद्दीन बहरम शाह ने किया था। और 1241 में इन्होंने मंगोलों को 1241 ईस्वी में मंगोलों को हराया था। कौन? मुइजुद्दीन बहरम शाह, ये मंगोलों को। और ये
मंगोलों को 1241 ईस्वी में हराया था। और इसी पे एक फिल्म आई है चंगेज खां। चंगेज खां फिल्म ये दिखाया गया है कि मुइजुद्दीन बहरम शाह से एक बार मंगोल हार के यहाँ से चले गए। और ये मुइजुद्दीन बहरम शाह रुकनुद्दीन जो उसका भाई था, रुकनुद्दीन के षड्यंत्र रखा कि रुकनुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र रचा उसको मारने के लिए 1242 ईस्वी में, लेकिन उस षड्यंत्र में खुद मारा गया। अच्छा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। प्रश्न पूछा गया है तबकात ए नासिरी पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी गई? तबकात ए नासिरी पुस्तक मुइजुद्दीन बहरम के शासनकाल में लिखी गई थी। और इस पुस्तक के ये मिनहाज उस सिराज इस पुस्तक को लिखे थे। अच्छा, ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। यदि ये पूछा जाए कि भारत की पहली हिंदू महिला शासिका, तो ये भारत की पहली हिंदू महिला शासिका थी रुद्रमा देवी या रुद्रांबा देवी। ये इटली के प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका कौन थी? रुद्रमा देवी। ये काकतीय वंश से संबंधित थी। काकतीय वंश से संबंधित थी और गणपति देव की ये पुत्री थी रुद्रमा देवी। और भारत की पहली हिंदू महिला शासिका रुद्रमा देवी। और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कहीं कहीं चांद बीवी को दिखाता है कि पहली हिंदू या पहली ईसाई महिला शासिका भारत पर थी। प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि ये इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुरंत कौन गद्दी पर बैठा? तो रुकनुद्दीन जो इनका बड़ा भाई था। और इसके बाद रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहने गई तो ये इसको दिल्ली के अमीरों ने इसको क्या किया? शासिका बना दिया। तुर्कान ने चिलगामी का विरोध ये हुआ था। और ये अश्वशाला का सरदार किसे चुनी थी? जमालुद्दीन याकूत को। और कहीं कहीं अब ये तुर्कानी चिलगामियों ने यह अफवाह उड़ाया था कि ये जो रजिया सुल्तान है ये बहुत अत्यधिक मेहरबान होने का आरोप लगाया, इसलिए रजिया सुल्तान ने चिलगामी को भंग कर दी। और इस तरह इसको बार बार देखिएगा जहाँ न समझ में आए। हमको लग रहा है कि ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया हो। जय हिंद।